हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो हम करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री के यानी कि इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जिसमें कि हम करेंगे हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्र का नाम बताइए। तो हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? तो हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्र जो है इस प्रकार से हैं। मोहनजोदारो, जो कि इस वर्तमान समय में सिंध पाकिस्तान में स्थित है। लोथल गुजरात भारत में स्थित है। हड़प्पा जो कि पंजाब पाकिस्तान में स्थित है। और चूहद्रो जो कि सिंध पाकिस्तान में ही स्थित है। और इसको आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है और सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। तो सब्जेक्टिव यानी कि लघु उत्तरीय में किस तरह से पूछा गया वो तो देख ही लिए कि हड़प्पा सभ्यता जैसे आपसे पूछा जाएगा 4 प्रमुख केंद्र का नाम बताइए, तो इस तरह से आप लोग लिख दीजिएगा। लेकिन ये क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में इस तरह से पूछा जाएगा कि लोथल स्थित है, यानी कि लोथल कहाँ स्थित है, तो याद रखना है गुजरात में स्थित है। आपसे पूछा जाएगा चूहद्रो कहाँ स्थित है, तो याद रखना है सिंध पाकिस्तान में स्थित है। तो इस तरह से आप लोगों से ये क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। तो दोनों टाइप से पूछा जाए, बस आपको याद रखने की जरूरत है कि कौन कहाँ पर स्थित है, उसके बाद आपका काम बन जाएगा। चाहे वो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए या सब्जेक्टिव में पूछा जाए, तो आपसे बन ही जाएगा, आप लिख ही देंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल के 2 प्रसिद्ध मंदिरों के नाम बताएं। तो दो ऐसे नाम बताने गुप्त काल के मंदिर का जो कि प्रसिद्ध थे, फेमस थे। तो पहला है दशावतार मंदिर जो कि देवघर उत्तर प्रदेश में स्थित है। और दूसरा है लक्ष्मण मंदिर जो कि सिरपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है। ये गुप्त काल के 2 प्रसिद्ध मंदिर है, फेमस मंदिर है। दोनों का नाम अच्छे से याद रखिएगा, दशावतार मंदिर और लक्ष्मण मंदिर। दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित है, देवघर उत्तर प्रदेश में, और लक्ष्मण मंदिर जो है सिरपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्यकालीन भारत में इटली से आने वाले 2 यात्रियों के नाम बताइए। तो मध्यकालीन भारत में बहुत सारे यात्री जो थे वो भारत में आए थे, उसमें से इटली से जो आने वाले 2 यात्री का थे, वैसे तो बहुत सारे यात्री थे लेकिन आपको केवल और केवल 2 यात्री का नाम ही बताना है, क्योंकि ये 2 नंबर का पूछा जाएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर के रहते हैं, तो 2 यात्री का नाम ही बताना है। तो मध्यकालीन भारत में इटली से आने वाले 2 यात्री का जो नाम है वो है पहला मार्को पोलो और दूसरा है निकोलो कॉन्टी। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, मार्को पोलो का जन्म हुआ था 1254 में, मृत्यु हुई थी 1324 में। निकोलो कॉन्टी का जन्म 1395 में और मृत्यु 1469 में। लेकिन ये आपसे उतना पूछा नहीं जाएगा, बस ये पूछ सकता है एक और चीज आपसे कि मार्को पोलो जो है ये भारत में कब आया था। तो याद रखिएगा 1292 में मार्को पोलो जो था ये भारत में आया था। और आपसे अब पूछा जाए कि निकोलो कॉन्टी जो था ये भारत में कब आया था, तो याद रखिएगा 1420 से लेकर के 1421 के आसपास में। एग्जैक्ट डेट आपके हिस्ट्री बुक में भी नहीं दिया हुआ। 1420 से 21 के तक में जो निकोलो कॉन्टी था ये भारत में आया था और विजयनगर साम्राज्य में आया था। उस समय में देवराय प्रथम जो थे वो विजयनगर में शासन कर रहे थे, उन्हीं के शासनकाल में निकोलो कॉन्टी जो है ये भारत में आया था। तो याद रखिएगा 1292 में मार्को पोलो आया था इटली से, और निकोलो कॉन्टी जो है ये 1420 से 21 के बीच में आया था। किस साम्राज्य में आया था, तो विजयनगर साम्राज्य में आया था। उस समय में किस राजा का शासन था, तो देवराय प्रथम का शासनकाल में ये जो निकोलो कॉन्टी था ये भारत में आया था। अच्छे से इसको याद रखिएगा। अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, मीराबाई का संक्षिप्त में परिचय दे। पहले तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए अच्छे से कि ये VVI क्वेश्चन है इस साल के एग्जाम के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चांस है कि इस साल ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समझ गए? तो क्वेश्चन है कि मीराबाई का संक्षिप्त में परिचय दे। तो मीराबाई का जन्म हुआ था 1498 और निधन हुआ था 1557 में। अगर ये नहीं भी याद रहे तो फिर भी कोई बात नहीं, आप लोग को बस इस तरह से लिखना है कि मीराबाई जो थी एक प्रसिद्ध भक्त थी, कृष्ण भक्त थी और कवित्री और संत थी। उनका जो जन्म है, इनका जन्म ये राजस्थान के मेवाड़ में हुआ था। ये जो अपना संपूर्ण जीवन है ये कृष्ण भगवान के भक्ति में भी समर्पित कर दिए थे। और उनकी जो कविताएं हैं मीराबाई की, ये भजन और भक्ति साहित्य की एक अमूल धरोहर है। तो याद रखिएगा, सिंपल सा है कि मीराबाई कौन थी। तो एक लाइन में आपको याद रखना है कि मीराबाई जो थी ना ये प्रसिद्ध संत थी और कवित्री थी और कृष्ण भक्त थी, बस हो गया। उसके बाद आप लोग खुद लिख दीजिएगा कि ये मेवाड़ से थी, क्योंकि मीराबाई के बारे में आप लोग कई बार पहले से सुन ही चुके होंगे। अगर मेवाड़ याद नहीं भी रहे तो फिर भी इतना ही आप लोग लिख दीजिएगा कि मीराबाई जो थी ना एक प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवित्री और संत थी। इन्होंने अपना पूरा जीवन, संपूर्ण जीवन जो है ये कृष्ण भगवान के भक्ति करने में भी समर्पित कर दिया था। और उनकी जो कविताएं थी मीराबाई की, ये भजन और साहित्य की अमूल धरोहर के रूप में है। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा इस तरह से।
अब अगला क्वेश्चन करने की उससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप लोग हिस्ट्री का जो इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन का पीडीएफ नहीं लिए तो आप लोग कैसे ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे इसका पीडीएफ ले चुके हैं। जो भी बच्चे पहले से इस पीडीएफ को ले लिए, वीडियो को थोड़ा स्किप करके थोड़ा आगे से अगले क्वेश्चन से देख लीजिएगा। और जो लोग अभी तक नहीं लिए इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन का पीडीएफ, तो आप लोग कैसे ले सकते हैं आप लोगों को जल्दी से बता दें। तो इसमें पहले तो ये समझ लीजिए आपको मिलेगा क्या क्या। तो इसमें मिलेगा आपको हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज, सेम उसी तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज आपको मिलेगा। और साथ ही साथ पिछले 14-15 साल में जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया वो आप लोगों को आंसर के साथ मिल जाएगा। और इस पीडीएफ का जो प्राइस है वो केवल और केवल 20 रुपीज़ है, यानी कि 20 रुपये ही है। और इतना कम इसीलिए रखें ताकि हर एक बच्चा जो है इस पीडीएफ को ले सकेगा, एफोर्ड कर सकेगा और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी बिना किसी दुविधा के अच्छे से कर पाएगा। किसी के पास ऐसा भी रहता है कि कोई बुक नहीं खरीद पाता, गेस्ट पेपर नहीं खरीद पाता, तो इसको अगर अच्छे से आप लोग कर लेते हैं तो इसके अलावा आपको कोई गेस्ट पेपर, कोई आपको बुक या कुछ भी और पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस इसको अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन ऐड किए गए वो सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐड किए गए हर एक चैप्टर के। अब इसको लेना कैसे है, तो ये नंबर है 7903820891। इस नंबर पे आपको क्या करना है, केवल और केवल 20 रुपीज़ यानी कि 20 रुपये ही पे कर देना। और पे करके इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है उस व्हाट्सएप पे आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे आपको बस एक मैसेज कर देना है हिस्ट्री, जिससे ये पता चल जाए कि आपको हिस्ट्री का पीडीएफ चाहिए। जैसे आप पे करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे, सब्जेक्ट का नाम बताएंगे हिस्ट्री, आपको जो पीडीएफ है तुरंत मिल जाएगा। और इस पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, अगर इसको अच्छे से कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे उसका 99% क्वेश्चन आप लोगों को इसी पीडीएफ से देखने को मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आएंगे ना तो आपके हिस्ट्री में जो 15 चैप्टर है उसी 15 चैप्टर से ही आएंगे। और हर एक चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव वो सारा का सारा इस पीडीएफ में ऐड कर दिया गया है। तो आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछा जाए तो आपसे एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है, क्योंकि आप पहले से 15 चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करके जाएंगे एग्जाम में। अगर इसको अच्छे से कर लेते हैं तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने वाला तो है ही नहीं। समझ गए। तो जो भी बच्चे अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए, इस पीडीएफ को जल्दी से ले लीजिएगा और इसको लेकर के आप लोग बहुत ही कम समय में बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर की स्थापत्य कला की विशेषताओं का वर्णन करें। तो विजयनगर की जो स्थापत्य कला थी ना, यहाँ पर याद रखना है कौन सी कला, तो स्थापत्य कला जो थी उसकी क्या क्या विशेषताएं थी, उस विशेषताओं का वर्णन करना है। तो विजयनगर के स्थापत्य कला की विशेषताएं इस प्रकार से हैं। विजयनगर की जो स्थापत्य कला थी ये द्रविड़ शैली से इसका प्रभाव था, द्रविड़ शैली का इस पर प्रभाव था विजयनगर के स्थापत्य कला पर। विशाल मंदिरों का निर्माण होता था, गोपुरम और प्रवेश द्वारों पर सजावट की जाती थी, स्तंभों और शिखरों का शिखर जो होते हैं यानी कि जो कुछ भी गुंबद टाइप का होता है उसी को कहा जाता है शिखर, तो उस पर विशेष डिजाइन किया जाता था। और स्तंभ मतलब खंबा जो होता है उस पर भी विशेष डिजाइन किया जाता था। तो विजयनगर के स्थापत्य कला की विशेषता क्या क्या है, तो ये 4 विशेषता आपको बता देना है। तो इस जो विजयनगर के स्थापत्य कला थी इस पर द्रविड़ शैली का प्रभाव था, विशाल मंदिर का निर्माण किया जाता था, गोपुरम जो होता था और प्रवेश द्वार वो होता था उस पर सजावट की जाती थी, और स्तंभ यानी कि खंबे जो होते थे, शिखर जो होते थे उस पर विशेष डिजाइन किया जाता था विजयनगर में। समझ गए। तो यही है विजयनगर के स्थापत्य कला की विशेषता, इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मुगल कालीन चित्रकला की क्या विशेषताएं थी। तो मुगल कालीन चित्रकला जो थी उसकी इस तरह से विशेषता थी, इसमें वास्तविकता और सटीकता होती थी, रंगों की भिन्नता होती थी यानी कि अलग अलग रंग का प्रयोग किया जाता था, और सुंदर होता था, जो कि प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण इसमें अधिकतर किया जाता था। मुगल कालीन चित्रकला में जो है प्राकृतिक रूप के जो दृश्य होते हैं उसी का अधिकतर चित्रण किया जाता था। मानव आकृतियों की विस्तृतता रहती थी, यानी कि मानव जो आकृति होती थी उसमें विस्तार से उसका चित्रकला किया जाता था। तो ये सारी विशेषताएं हैं मुगल कालीन चित्रकला की, तो इसको अच्छे से इस तरह से याद रखिएगा। समझ गए। और आप एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे ना तो आप लोग कोशिश कीजिएगा हर एक क्वेश्चन का जो आंसर है वो पॉइंट वाइज देने का। देख रहे हैं ना, जितना क्वेश्चन अभी आपको बता रहे हैं अधिकतर का आंसर आप लोगों को पॉइंट वाइज ही बता रहे हैं, क्योंकि पॉइंट वाइज रहेगा तो उसमें आपको नंबर कटेगा ही नहीं। जैसे अगर ये 2 नंबर का आएगा तो 2 में 2 आपके पक्के हो जाएंगे, लेकिन आप वही ऐसे लिखते हैं लाइन टू लाइन, तो उसमें क्या होगा, टीचर अच्छे से पढ़ेगा भी नहीं और 2 के बदला 1 या 1.5 नंबर देके आपको छोड़ देगा, एवरेज नंबर देके। इसलिए अगर आप पॉइंट वाइज लिखते हैं तो आपके 2 में 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो इस तरह से आप लोग लिखिएगा। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के प्रमुख भूमिका निभाने वाली 2 महिलाओं के नाम लिखें। यहाँ पर पुरुष नहीं है, सिर्फ ऐसा रहता ना 1857 की क्रांति में प्रमुख भूमिका निभाने वाले 2 व्यक्तियों के नाम लिखें। तो यहाँ पर क्या व्यक्ति नहीं है, महिला है। महिला कौन कौन थी, तो झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई, तो सबको पता होगा ये झांसी की रानी थी, और झांसी से ही इन्होंने ही 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। 1857 का जो क्रांति हुआ था इसमें पूरे भारत से अलग अलग प्रांत से अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया था। वैसे झांसी की रानी ने रानी लक्ष्मीबाई जो थी ये झांसी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किए थे। और दूसरा थी बेगम हजरत महल जो कि 1857 की क्रांति का लखनऊ से नेतृत्व किए थे। ठीक है, जैसे कि पटना से पीर अली किए थे,
बिहार से बाबू कुंवर सिंह किए थे। वैसे ही अलग अलग प्रांतों से 1857 की क्रांति के अलग अलग जो नेता थे वो नेतृत्व किए थे। तो याद रखिएगा 2 महिला का नाम, तो रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूना पैक्ट के बारे में आप क्या जानते हैं। तो पूना पैक्ट जो था ये 1932 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ एक समझौता था, जिसका मुख्य उद्देश्य दलित वर्गों के अधिकारों की रक्षा करना था। सिंपल सा क्वेश्चन है कि आखिर जो पूना पैक्ट हुआ था ये हुआ क्या था, ये इसके बारे में आप क्या जानते हैं, क्या समझते हैं। तो पूना पैक्ट याद रखना, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि पूना पैक्ट जो है कब हुआ था, तो 1932 में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना पैक्ट हुआ था, जिसका कि मेन उद्देश्य था, मेन इसका जो उद्देश्य था वो था कि जितने भी दलित हैं उनके दलित वर्गों के अधिकारों की रक्षा करना, यही था पूना पैक्ट, समझ गए। और ये हुआ था महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में 1932 में। और इसका मेन जो एम था, मेन जो इसका मुख्य काम था वो था दलित वर्गों के अधिकारों की रक्षा करना। तो इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। और जो भी बच्चे अभी तक ये जो पीडीएफ नहीं लिए हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन का पीडीएफ, इस साल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन का पीडीएफ है वो आप लोग को उस पीडीएफ पे मिल जाएगा। तो आप लोग उस पीडीएफ को ले सकते हैं। प्राइस है आपके केवल 20 रुपीज़। तो जो भी बच्चे अभी तक नहीं लिए केवल और केवल 20 रुपीज़ पे करके उस पीडीएफ को ले सकते हैं, और उसको पढ़ करके उसमें जितने क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं तो अच्छे नंबर आपके जरूर आ जाएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे उसका अधिकतर प्रश्न आप लोगों को इसी में से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे अभी तक नहीं लिए इसको जरूर ले लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।